हाँ तो मेरे हीरो, क्या हाल चाल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ का अध्याय 5, जिसका नाम है समांतर श्रेणियां। और इसके अंतर्गत जो हमारे पास प्रश्नावली 5.2 आता है, इसके जितने भी सारे प्रश्न हैं उन सभी को हम सॉल्व करेंगे एकदम रापची के स्टाइल में। और मैं आपको बता दूं कि इसका पार्ट 1 मैंने बना रखा है, नहीं देखें तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। देखो पार्ट 1 में मैंने क्या किया था, है ना। पार्ट 1 में जो मैंने क्या किया था मेरे भाई, 1 से लेकर के 7 तक, 1 से लेकर के 7 तक के प्रश्न को हमने सॉल्व किया था। ये हमारे पास रहेगा पार्ट 2। और पार्ट 2 में हम क्या करने वाले हैं, 8 से लेकर के 20 तक के प्रश्न को हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। इससे पीछे जितने भी सारे प्रश्नावली है उन सभी को हम समाप्त कर चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से आप लोग जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए सर जी शुरू करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 8। ये प्रश्न क्रमांक 8 क्या कहता है, बहुत सिंपल है, क्वेश्चन को समझ लो, बहुत आसान होता है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि एक एपी में 50 पद है, मतलब कुल पद 50 है। कितने पद है एपी में, कुल पद 50 पद है, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। तो इसका 29वां पद ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले यहां पे लिखते हैं हल। तो मैंने लिखा यहां पे हल। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर किसी एपी में 50 पद है तो उसका अंतिम पद कितना होगा, 50वां पद। मान लो किसी एपी में 1 2 3 जैसे ऐसे जा रहा है, तो टोटल 50 पद है किसी एपी में, तो अंतिम पद कितना होगा, 50वां पद होगा, है कि नहीं। किसी एपी में अगर कोई कहे कि 20 पद है तो उसका अंतिम पद क्या होगा, 20वां पद होगा। किसी एपी में टोटल 30 पद है तो उसका अंतिम पद क्या होगा, 30वां पद होगा। उसी तरीके से इस एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है, तो अंतिम पद 106, इसका 29वां पद क्या होगा। तो एपी में टोटल 50 पद है, इस बात को ध्यान रखना। तीसरा पद 12 है, मतलब A3 हमारे पास 12 दे रखा है ना। और अंतिम पद 106 है, तो अंतिम पद 106 का मतलब क्या हुआ कि 50वां पद 106 है, क्योंकि एपी में टोटल 50 ही पद है इसलिए। तो यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि A50, 50वां पद जो हो गया हमारे पास कितना होगा, 50वां पद 106 है, तो हम लिखेंगे 106, ये हो गया। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए, ये कहता है 29वां पद, कहने का मतलब A29, ये कह रहा है ज्ञात करने के लिए, 29वां पद ज्ञात करने के लिए बता रहा है। तो हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं सर, ये तो बड़ा सिंपल है, हमने पिछले क्लास में बता दिया था। जैसे कि A3 यानी तीसरा पद बराबर क्या होगा, अगर आपसे पूछेगा तो क्या बताएंगे। तो मैं एक फॉर्मूला बताता हूं। जैसे A3 पूछे कि क्या होता है, तो आप क्या कहना, A लिखना और प्लस में 1 पॉइंट कम करना, 3 है ना, 1 पॉइंट कम करेंगे तो D, और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या 1 पॉइंट कम करेंगे तो D कहाँ से होता है, कहाँ से पढ़ के आ गया, अरे देखो ये 3 है, 1 पॉइंट कम करेंगे तो 2 और D से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये सूत्र हो गया। मान लो कि A10 का फॉर्मूला आपको लगाना है, तो क्या लगाओगे, तो आप लिख लेना A, और ये 10 से 1 पॉइंट कम करोगे तो कितना होगा 9, और इसमें D से मल्टीप्लाई कर देना, मतलब A प्लस के 9D, ये हमारे पास आ गए। तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इसका ये सूत्र डायरेक्ट निकालने का तरीका है। ठीक है, हमने पिछले वाले वीडियो में बताया भी था। उसी तरीके से ये A3 बराबर 12 है, मतलब A और प्लस में 2D लिखेंगे और बराबर में 12, ये मैंने लिख दिया। इसको मान लेंगे समीकरण 1, ठीक है, ये मैंने समीकरण 1 मान लिया। उसी तरीके से यहाँ पे देख लीजिए सर, A50 है, A50 यानी 50वां पद हमको दे रखा है 106, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सूत्र पे डायरेक्ट आप लिख लेना A और प्लस में 50 1 पॉइंट कम करो 49, और D से मल्टीप्लाई कर दो 49D, अब बराबर में 106 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे 106 कर दिया। अब ये हो गया हमारे पास समीकरण 2, समीकरण 2 ये हमारे पास हुआ, ये पहला समीकरण और ये रहा दूसरा समीकरण। तो इस समीकरण पहले और दूसरे समीकरण से हमें प्रथम पद यानी A का मान आ जाएगा और उसके बाद D का मान आ जाएगा, दोनों निकाल लेंगे तो 29वां पद निकाल सकते हैं आसानी से। तो हम क्या करते हैं मेरे भाई, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से चलते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से है, देख लो। तो समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से लिख दिए। अब क्या करेंगे, तो नाच करेंगे, नाच नहीं करेंगे, दोनों को उतारेंगे।
तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देते हैं, या फिर समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देते हैं। जितना घटाना उतना घटाओ। विलोपन विधि से हम इसको सॉल्व करेंगे। विलोपन विधि आपको पता होना चाहिए, हमने 2 चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ाया था, तो उसमें विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि क्या होता है वो हमने सिखा दिया है ना। जिस विधि से सॉल्व कर सकते हो, ये समीकरण हुआ, अब समीकरण को सॉल्व करो, है ना। तो समीकरण 1 कहता है a अब प्लस में 2d अब बराबर में 12, है ना, ये हमने लिख दिया। और ये पहला समीकरण हो गया। अब दूसरा समीकरण क्या है, a और प्लस में 49d, है ना, बराबर में 106, ये दूसरा समीकरण हो गया। अब देखो, हम विलोपन विधि से सॉल्व जब करेंगे तो किसी एक मान को गायब करना होता है, या तो d को गायब करो या तो a को गायब करो, किसी एक मान को गायब करना होता है। हम a को गायब कर देते हैं, तो a को गायब करने के लिए हम क्या करेंगे, घटाने पर लिखेंगे। घटाने पर लिखते हैं तो क्या होता है जानते हैं, जो प्लस का है वो माइनस का, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाता है। तो ये प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का, ये भी प्लस का तो ये भी माइनस का, ये भी प्लस का तो ये भी माइनस का। अब यहाँ से काट सकते हो, ई चला से ई चला कट गया, है ना। अब यहाँ से क्या करेंगे, 2d में से 49d घटेगा तो क्या होगा सर, तो 2d में से 49d घटेगा तो माइनस के 47d होगा। हमने 47d रख दिया बराबर। अब देखो 12 में से 106 घट रहा है तो कितना होगा मेरे भाई, 94 हो जाएगा, वो भी माइनस का, ये मैंने माइनस का कर दिया। अब यहाँ से काट सकते हो, ये माइनस से माइनस कैंसिल। 47 दूना कितना होता है सर, 94 होता है ना, 47 दूना 94 हो गया। तो d का मान 2 आया। तो मेरे भाई d का मान कितना आ गया रे, तो d बराबर 2 आया। अब यही d का मान समीकरण 1 में रख देंगे या 2 में रख देंगे तो a का मान आ जाएगा। तो हम लिखते हैं क्या कि d का मान जो है, मान समीकरण, d का मान समीकरण किस में रखने पर सर, तो 1 में रख देते हैं, 1 में रखेंगे तो 1 हमारे पास क्या है, a प्लस 2d, क्या है a अब प्लस में 2d अब बराबर में कितना है सर, 12 है, तो हम लिखेंगे 12। अब इसको सॉल्व करो, a है तो a लिखो, अब प्लस में 2d तो 2 और गुने में d का मान कितना है सर, तो d का मान हमारे पास देख सकते हो 2 निकाला है, d का मान कितना 2, तो 2 लिखेंगे और बराबर में 12। अब यहाँ पे लिख सकते हैं a और प्लस में 2 दूना 4 और बराबर में 12। क्या करेंगे सर, a है तो a और बराबर में 12 प्लस के 4 है तो पक्षांतर करेंगे तो माइनस के 4 हो जाएगा। तो a की वैल्यू हमारे पास कितना हो जाएगा, 12 में से 4 जाएगा तो 12 में से यदि 4 गया तो 8 4 12, ये 8 होगा, ये हमारे पास आ गया। तो a का मान 8 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, a का मान आ गया, d का मान हो गया। अब हमको निकालना है 29वां पद। तो a29 का सूत्र क्या होता है सर, a29 का सूत्र होता है a और प्लस में 29 एक पॉइंट कम करो तो 28 और d से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया हमारे पास। अब क्या करेंगे, a की वैल्यू कितना है सर, तो a का मान देख लो, यहाँ पे a का मान 8 है तो हम लिखेंगे 8, a का मान 8 और प्लस में 28d है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 28 और गुने में d की वैल्यू क्या है, d का वैल्यू 2 है तो 2 हम लिखेंगे। अब यहाँ से क्या होगा, 8 और प्लस में 28 दूना 56, तो 56 और 4 60 4 64 आ जाएगा, 56 8 जोड़ेंगे तो 29वां पद हमारे पास 64 आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो आपने 8वां प्रश्न भी सॉल्व कर लिया बेहतरीन तरीके से। आइए सॉल्व करते हैं सर। यहाँ पे 9वां, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। ये तो बड़ा सिंपल है। देखो, यदि एपी के कहता है तीसरे पद 4 है और 9वें पद -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य है। कैमा पद शून्य हमारा पता नहीं है तो हम क्या कर लेंगे, एनवा पद शून्य है, ऐसे हम मान सकते हैं, ठीक है, कि एनवा पद शून्य है। सबसे पहली बात यह है कि तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 -8 है, मतलब तीसरा पद 4 है और 9वां पद -8 है। तो तीसरा पद यहाँ पे लिखते हैं हल। मेरे भाई देख लो, तीसरे पद यहाँ पे 4 है मतलब A3, तीसरा पद यहाँ पे 4 है ना, और 9वें पद -8 है, 9वां पद मतलब A9, 9वां पद है हमारे पास -8।
तीसरा पद 4 और नौवां पद -8, ये मैंने लिख दिया। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, हमें तो nवां पद, यहाँ कहता ना कि इसका कौन सा पद शून्य है, तो nवां पद शून्य है। तो हम भाई पता करेंगे कि कैमा पद शून्य, वो पता करने के लिए हमें ए और डी तो पता ही चाहिए, तो ए और डी इससे निकल जाएंगे। तो A3 का फॉर्मूला क्या होता है सर, सबसे पहली बात है तो A3 बराबर है 4 दे रखा, A3 का सूत्र होता है A प्लस में 3 है, 1 पॉइंट कम लो 2 और D से मल्टीप्लाई कर दो 4, ये हो जाएंगे समीकरण 1। अब आगे देखिए सर, आगे यहाँ A9 बराबर -8, A9 का सूत्र A प्लस में 9 है, 1 पॉइंट कम करो 8 और D से मल्टीप्लाई कर दो -8 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास समीकरण 2। समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से तो लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, है ना। तो क्या कर सकते हैं सर, समीकरण 1 हमारे पास क्या है सर, समीकरण A प्लस 2D, तो लिखेंगे A और प्लस में 2D, A प्लस में 2D बराबर में 4, है ना। और समीकरण 2 क्या है, A और प्लस में 8D बराबर में -8। अब क्या कर सकते हैं सर, हम इसको विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। तो किसी एक पॉइंट को हटाना, या तो A को हटाओ या तो D को हटाओ। तो A को हटाना एकदम सिंपल है, तो यहाँ पे लिख देते हैं घटाने पर, घटाने पर लिखें तो चिन्ह बदलता है, जो प्लस का वो माइनस का, ये प्लस का तो ये माइनस का, ये भी प्लस का तो माइनस का, ये माइनस का तो ये प्लस का, ये A से कैंसिल, 2D में से 8D घटेगा तब -6D बचेगा, 6D। अब बराबर में +8 और +4 कितना हो जाएगा मेरे भाई, तब +8 और +4, कहीं गड़बड़ नहीं ना किए, ठीक है, हाँ ठीक है, +8 और +4 हमारे पास 12 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देख लो मेरे भाई कि D का मान कितना आ जाएगा, काट दो, 6 दूना 12 कटेगा तो -2 आ जाएगा, मतलब D का मान -2 आया। अब D का मान समीकरण 1 2 किसी में भी रख दो, तो हम रखते हैं D का मान जो है समीकरण 1 में रख देते हैं, 1 में रखने पर तो 1 हमारे पास ये है A प्लस 2D बराबर 4, तो लिखेंगे A और प्लस में 2D बराबर में 4। चलिए मान पुट करते हैं, A के जगह पे A रहेगा और प्लस में 2 गुने में D के जगह पे -2 बराबर में 4। अब मेरे भाई A है तो A प्लस के 2 और -2 गुना करेंगे तो -4 हो जाएंगे बराबर में 4। अब मेरे भाई A बराबर कितना हो जाएगा, 4 है तो 4 -4 इधर आया तो +4 हो जाएंगे, तो A की वैल्यू 4 और 4 8 हो जाएंगे। ये हमारे पास A का मान आ गया, तो A का मान आ गया और D का मान आ गया। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं सर, A का मान आ गया और D का मान आ गया, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं सर, तो कौन सा पद शून्य होगा ये कह रहा है ना, कौन सा पद शून्य होगा, तो nवां पद शून्य, तो an बराबर के 0। an का सूत्र क्या होता है, a प्लस में n माइनस में 1 और इंटू d बराबर में 0 हो जाएंगे। a की वैल्यू कितना है, 8 है तो 8 और प्लस में n कितना है सर, n, तो n हमारे पास नहीं है, n तो पता करना n -1 और d का मान कितना है सर, तो d का मान -2 निकाले हुए हैं, तो -2 निकाल लिए और बराबर में 0। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं सर, 8 देखो -2 से +n में गुना करेंगे तो -2n, माइनस में गुना करेंगे तो +2 से 1 में गुना करेंगे 2 बराबर में 0। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं सर, -2n 8 और 2 10 जाएगा, +10 और बराबर में 0। अब -2n +10 पक्षांतर करेंगे तो -10 हो जाएंगे। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, काटो, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 पंचे 10 काट दिए तो n बराबर हो जाएगा 5। तो कह रहा था ना कि कौन सा पद शून्य है, तो n के जगह पे 5 रखेंगे तो 5वां पद शून्य हो जाएगा। कौन सा पद शून्य हो जाएगा सर, तो हम लिखेंगे 5वां पद शून्य है, तो लिखते हैं अतः 5वां पद शून्य है। क्लियर, तो ये आपने समझ लिया, कोई दिक्कत
नहीं दिक्कत मेरे भाई, आइए आगे बढ़ते हैं। हाय देखिए 10वां प्रश्न क्या कहता है, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो इसका सारवंतर निकालिए। बड़ा सिंपल है, हमको कह रहा है सारवंतर ज्ञात करने के लिए मतलब डी। अब यहां से करते हैं क्या हल, तो मैंने लिखा हल। अब मेरे भाई ध्यान से देखना, कहता है एपी का 17वां पद, एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। 17वां पद मतलब A17, 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो यानी A10 से 7 अधिक है, तो सारवंतर कह रहा है ज्ञात करने के लिए। बड़ा सिंपल है, A17 का फॉर्मूला क्या होगा, A और प्लस में 17 है, 1 पॉइंट कम करो, 16 और D से मल्टीप्लाई कर दो बराबर। A10 का फॉर्मूला A लिखो और प्लस में 10 1 पॉइंट कम करो, 9 और D से मल्टीप्लाई कर दो और प्लस में 7 है तो 7 लिख दो। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं सर, अब यहाँ से आसानी से काट सकते हैं, D से D कैंसिल, मतलब A से कैंसिल। अब 16D प्लस के साथ 9 है, पक्षांत के तो माइनस के 9D, अब बराबर में 7, तो 16 में से 9D घटाएंगे तो कितना होगा, 9 और 7 16, 7D होगा बराबर में 7, 7 से 7 कैंसिल, तो D का मान हमारे पास 1 हो जाएगा, है ना, 7 एकम 7 कट जाएगा, तो D का मान 1 आ गया। तो कह रहा था ना इसका सारवंतर ज्ञात करने के लिए, तो लो D हमारे पास 1 यानी सारवंतर 1 आ गया। आगे बढ़ते हैं सर, आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। कैमरा फ्रीज हो गया था जिसकी वजह से हम इस वीडियो को एडिट कर रहे हैं, दोबारा से बना रहे हैं ना। तो यहाँ पे प्रश्न क्रमांक क्या कहता है 11 सर, यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 11 कहता है कि एपी 3,15,27,39 है का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। मतलब इस एपी का कौन सा पद जो है वो 54वें पद से 132 अधिक है, ये पूछ रहा है। अब कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक हमको पता नहीं है, तो कौन सा पद, अगर नहीं पद का पता रहता है तो एन मान लेते हैं, यानी एनवा पद जो है 54वें पद से, यानी 54वां पद हुआ, 54वें पद से कितना 132 अधिक है, ये हो गया हमारे पास। तो चलिए हम इसको हल करते हैं, मैंने लिखा यहाँ पे हल। और सबसे पहले हम क्या करेंगे सर, यहाँ पे दिया क्या है, तो प्रथम पद यानी ए बराबर दे रखा है 3, सारवंतर मतलब डी बराबर कितना है सर, तो 15 में से अगर 3 को घटाएंगे तो कितना होगा सर, 15 में से 3 को घटाएंगे तो 12 होगा, है ना, कितना होगा 12 होगा। तो ये हमारे पास a बराबर 3 और d बराबर 12 हो गया। अब क्या कर सकते हैं सर, है ना, तो अब क्या कर सकते हैं, इसको करने के लिए a और d तो पता हो गया, d कैसे लाएं, आगे वाले पद में से पीछे वाले पद घटा देते हैं। मतलब जैसे a1 होता है ना, a2 होता है ना, उसी तरीके से a2 में से a1 को हमने क्या किया, तो घटा दिया, है ना, इस तरीके से। तो a2 में से a1 को घटा देंगे तो 12 आ जाएगा। तो ये आपने सॉल्व कर लिया मेरे भाई। अब मेरे भाई कहता ना कि कौन सा पद यानी n पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। n बराबर कौन सा पद 54वें पद से यानी 54वां पद से 132 अधिक है। n का सूत्र होता है a प्लस में n माइनस में 1 इंटू डी, और A54 का सूत्र क्या होता है, a प्लस में 54 है ना, तो 1 पॉइंट कम करो तो 53 होगा, यानी 53 में हम d से मल्टीप्लाई कर देंगे और प्लस का हो जाएगा 132। ठीक है, अब मेरे भाई देख लो ध्यान से, a तो सेम है, प्रथम पद 3 है, इसका भी प्रथम पद 3, तो a से तो a कैंसिल हो जाएगा। n हमारे पास है -1 इंटू डी, डी का मान कितना है 12 और बराबर में कितना हो जाएगा 53 है, तो 53 और गुने में डी के जगह पे कितना रखेंगे 12 और प्लस में 132, है ना। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं सर, यहां से करने के लिए 12 से n में गुना करेंगे तो 12n हो जाएगा, और माइनस के 12 से 1 में गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा। ठीक है, और बराबर में 53 से 12 में गुना करेंगे तो 12 तिहाई 36 के 6 हासिल 3, 12 पंचे 60 और 3 63, 636 और प्लस में 132 हो जाएंगे। अब मेरे भाई क्या कर सकते हैं, 12n है तो 12n और बराबर में 636 से 132 जोड़ दें, 6 2 8 हो जाएंगे, 3 3 6 हो जाएंगे, 6 1 7 768, माइनस के 12 पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 12, ये हमारे पास आ गए। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, 12n बराबर कितना हो जाएगा 768 और 12 जोड़ देंगे तो 780 हो जाएंगे। अब इसको काटो तो 12 छक 72
अब 12 पंचे 60, 65 से कटेगा तो n का मान आ गया 65। मतलब क्या समझे, कहता है क्वेश्चन इस एपी का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो हम आसानी से कह सकते हैं कि 65वां पद, n के जगह पे क्या रख देंगे, n की वैल्यू 65 है ना, n के जगह पे 65 रख देंगे, तब 65वां पद जो है उसके 54वें पद से 132 अधिक है, हम कह देंगे। तो इसका हो जाएगा आंसर 65। आगे बढ़ते हैं सर, है ना, आगे अगला ले लो। ये प्रश्न हो गया प्रश्न क्रमांक 11। 11 कहता है कि एपी इतना इतना का कौन सा पद उसके 54, वही प्रश्न है, सॉरी 12 प्रश्न। 12वां क्या करता है, दो समांतर श्रेणी दिया गया है, कहता है दो समांतर श्रेणियों का सारवंतर समान है, यानी दो समांतर श्रेणी है उसका सारवंतर समान है। तो इसके 1000 में पदों का अंतर, 1000 नहीं 100 में, इसके 100 में पदों का अंतर 100 है, तो इसके 1000 में पदों का अंतर क्या होगा, आसानी से हम सॉल्व कर देंगे। दो समांतर श्रेणी है उसका सारवंतर समान है, तो मान लेंगे यहां माना सारवंतर, सारवंतर माना सारवंतर क्या हो जाएगा डी, हमने डी मान लिया कि माना सारवंतर डी है। अब देखिए सारवंतर हमारे पास डी है, तो दो समांतर श्रेणियों का सारवंतर डी है। यदि इसके 100 में पदों का अंतर 100 है, 100 में पदों का अंतर, मान लेते हैं कि माना पहला एपी, यहाँ पे पहला एपी मान लेते हैं, पहला एपी, और इधर लिखते हैं दूसरा एपी, दूसरा एपी हमने लिख दिया। अब मेरे भाई दो एपी है, दोनों एपी के 100 में पदों का अंतर 100 है, तब पहला एपी यानी ए 100 है ना, ए 100 या फिर छोटका ए इसको लिख दो ए 100, ठीक है। यानी इस एपी का, पहले एपी का ये हमारे पास है 100वां पद, और दूसरे एपी में कैपिटल ए मान लेते हैं, दूसरे एपी का ये 100वां पद, क्योंकि दोनों कहता है दो एपी उसका सारवंतर समान है, तो उसके 100 में पदों का अंतर, तो 100 ये भी ए 100 ये भी ए 100, इन 100 में पदों का अंतर मतलब घटाओ, कितना दे रखा है 100 दे रखा है ना। तो 1000 में पदों का अंतर कह रहा है निकालने के लिए, बड़ा आसानी से निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे देखो ध्यान से, है ना, इन सभी को सॉल्व करना बहुत आसान होता है मेरे भाई, ठीक है। देखो ए 100 का फॉर्मूला क्या होगा, ए लिख देना, आप प्लस में 100 है ना, एक पॉइंट कम करना 99 और डी से मल्टीप्लाई कर देना, माइनस ए 100 का क्या करेंगे, ए लिख देना और प्लस में क्या करेंगे 100 है ना, एक पॉइंट कम कर देना 99 और डी से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट रख देना, बराबर में 100 हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं सर, यहाँ से लिखेंगे ए और प्लस में 99 डी, अब माइनस प्लस में गुना करेंगे तो माइनस के ए, माइनस प्लस में गुना के तो माइनस के 99 डी बराबर में 100, है ना। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, प्लस का 99 डी और माइनस का 99 डी, ये कहानी खत्म, कट गया। तो हमारे पास कितना हो जाएगा ए और माइनस के ए, अब बराबर में 100, क्या हो जाएगा 100, ये हो जाएंगे समीकरण 1, ठीक है। तो 100 में पदों का अंतर कितना निकला 100 आया, ठीक है। अब हमको निकालना 1000 में पदों का अंतर, तो पहला एपी और इधर लिखते हैं दूसरा एपी, दूसरा एपी। तो 1000 में पदों का अंतर निकालना है, तो ए हम लिख देते ए 1000, ठीक है, 1000, और इधर लिख देते ए 1000, ठीक है। तो दोनों एपी हो गया। 1000 में पदों का अंतर कितना है सर, अंतर मतलब घटाओ, कितना निकालना है हमको, निकाल करके बताना कि कितना होगा। तो मेरे भाई आपको पता है कि ए 1000 का फॉर्मूला क्या होगा सर, ए 1000 का फॉर्मूला होगा ए और प्लस में एक पॉइंट कम करो, 1000 में से एक पॉइंट कम करेंगे तो 999 डी हो जाएंगे, माइनस ए है तो ए लिखो, आप प्लस में एक पॉइंट कम करो तो 1000 है तो एक पॉइंट कम करेंगे तो 999 और डी से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो ये आपको निकाल करके बताना है। आइए कोई दिक्कत नहीं, ए लिखेंगे आप प्लस में 999 डी, ये माइनस प्लस में गुना करेंगे तो माइनस के हो जाएगा, माइनस प्लस में गुना करेंगे तो माइनस के 999 डी हो जाएगा, है ना। अब मेरे भाई यहाँ से क्या करेंगे, माइनस ही प्लस, ई चला से ई चला कैंसिल, कट गया। तो हमारे पास क्या है ए और माइनस का ए बराबर क्या होगा वाट। तो मेरे भाई ये देखो ए माइनस ए बराबर 100 है, यहाँ ए माइनस ए आया है, तो ए माइनस ए का मान हम समीकरण 1 में रख दें, या फिर ऐसे कर सकते हो, इसको मान लेंगे समीकरण 2।
तो a माइनस ए के जगह पे 100 रख देंगे। तो हम यहाँ a माइनस ए के जगह पे आसानी से हम क्या रख सकते हैं, 100 रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं, 100 रख सकते हैं। यहाँ पे लिख देना ब्रैकेट में समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, है ना। तो आपने देखा कि 1000 में पदों का अंतर भी कितना आया, 100 ही आया। तो आपने देख लिया, इसको सॉल्व कर लिया। तो 12वां प्रश्न सॉल्व हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न क्या कहता है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। मतलब 3 अंकों वाली कितनी ऐसी संख्या जो 7 से पूर्ण रूप से कट जाता है, वो आपको बताना है। तो 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या क्या है, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होता है सर 100। कितना, 100। इसे 1 पॉइंट कम करेंगे तो 99 हो जाएगा, जो कि वो 2 अंक में आता है। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 है। उसके बाद 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 999 है। जैसे ही 1 पॉइंट बढ़ाएंगे तो 1000, वो 4 अंक में आ जाएगा, है ना। तो ये आ गया। अब यहां से क्या कर सकते हैं सर कि भाई यही हमारे पास है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये है। अब 7 से विभाजित जो संख्या उसको ढूंढना है 3 अंक में। इन सभी के बीच में 7 से जो पूर्ण रूप से कट जाए कितनी संख्या, उसको गिनती करना है। तो कैसे पता चलेगा, तो यहां पे लिखते हैं हल बराबर, है ना। 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित है। तो यहां पे लिखेंगे, सबसे पहले क्या होगा कि पहला हमारे पास एक तरह से ये एपी ही प्राप्त होगा हमारे पास, जो भी होगा, ठीक है। तो 7 दूना 14, ये तो 2 अंक में, 7 1 7 चौक 28, ये सब 2 अंक में है। 3 अंक में देखना है तो कितना, 15 सते 105। पहला 3 अंकों वाली संख्या है 105, जो 7 से पूर्ण रूप से कटेगा, है ना। 105 होगा पहली संख्या जो 7 से पूर्ण रूप से कटेगा। उसके बाद होगा 112, 15 सते 105। उसके बाद हो जाएगा 112, यानी 16 सते 112, है ना। उसके बाद क्या होगा, 17 सते 119, 119 हो जाएगा। देख लेना, 7 7 बढ़ाते चलना, ये सब 7 से पूर्ण रूप से कटने वाला है। तो अंतिम संख्या इसी तरीके से निकाल लो जो 7 से कटने वाला हो। तो कैसे निकलेगा, ऐसे करते जाना है। तो कहां तक हाथ पढ़ोगे, तो अंतिम वाला संख्या निकाल लो। तो अंतिम में देखो, सबसे बड़ी संख्या क्या होता है 3 अंकों की, 999 होता है। तो 999 में हम 7 से भाग दे देंगे। जब 7 से भाग देंगे तो 7 एकम 7, घटा देंगे 2, 9, 7 चौक 28, घटा देंगे हमारे पास 1, 9, 7 दूना 14, घटा देंगे तो कितना, 5, है ना। तो हमारे पास शेषफल कितना है, 5 आया। जो शेषफल आता है उसी को उसमें से घटा देते हैं। तो 999 से 5 घटा देंगे तो कितना होगा, 994 हो जाएगा। कितना, 994। और 994 जो है वो 7 से पूर्ण रूप से कट जाएगा। आप लोग देख लेना, न यकीन हो तो देख लो काट करके, 142 सते कट जाएगा 994, है ना। 7 एकम 7, हासिल गया 2 तो 29, 7 चौक 28, 29 में से 28 गया तो 1, इधर गया तो 14, 7 दूना 14 कट गया, है ना। तो आपने ये देख लिया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब मेरे भाई, अब इसमें पता करना है कि इसमें कितने पद है। ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, इसी तरीके से चौथा पद, 5वां पद होगा। लेकिन ये सब बीच वाला पद हमरा पता नहीं, अंतिम पद पता है। तो अंतिम पद से पता करेंगे। जैसे ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, इकामा पद नहीं पता है तो ई हो जाएगा एन पद, यानी एनवां पद हो जाएगा, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि एन बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, 994। अब मेरे भाई, पहला पद क्या है, यानी प्रथम पद ए बराबर है 105, और डी बराबर क्या है, तो आगे वाले पद में से पीछे वाले पद घटा देंगे। तो 112 में से 105 घटाएंगे, 7 5 12, 7 हो जाएगा, ये आ गया। अब एन का फॉर्मूला क्या होता है सर, एन बराबर होता है ए प्लस में एन माइनस में 1 और इंटू में डी बराबर में 994, है ना। अब यहां से क्या कर सकते हैं, ए का वैल्यू हमारे पास है 105 प्लस में एन हमारे पास निकालना ही है, एन माइनस में 1 इंटू डी कितना है, 7 है, तो 7 बराबर में 994। अब यहां से क्या कर सकते हैं सर, लिखेंगे 105 और प्लस में 7 से एन में गुना करेंगे तो 7n माइनस में 7 और बराबर में 994। अब यहां से क्या कर सकते हैं सर, 105 में से 7 गया तो कितना होगा सर, तो ये हो जाएगा 98, है ना।
105 में से 7 को घटा दो सर, तो ये हो जाएगा 98। तो पहले क्या करो, 7n लिख लो और प्लस के 98 बचेगा और बराबर में 994, है ना। अब यहां से क्या कर सकते हैं, 7n बराबर 994 प्लस का 98, इधर आया तो माइनस का 98, है ना, ये आ गया। अब इधर सॉल्व करेंगे तो 7n बराबर क्या होगा, 994 में से 98 घटाएंगे। देखो मेरे भाई 994 में से आपको क्या करना है, 98 घटाना है, दत्तुरी के, है ना। तो 98 घटा दो, क्या दिक्कत है कि नहीं। तो 900 आई, चार बचेगा, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 896 आएगा, कितना 896, है ना। तो 896 आ जाएगा, अच्छी बात है। तो हम लिख देते हैं, घटाएंगे 7n बराबर तो 896। अब काट दो, 7 एकम 7, 1 गया, 7 दूना 14, 7 एकम 7, 1 गया 19, 7 दूना 14, 14 अब 5, 7 8 56 कट गया। तो n बराबर हमारे पास 128 हो जाएगा, है ना। तो n की वैल्यू हो जाएगी 128। अब n का मान 128 हो गया, तो हमारे पास हम क्या कह सकते हैं कि n के जगह पर 128 आएगा यहाँ पे। तो कहने का मतलब जिस तरीके पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद ऐसे गिनती करते जाएंगे तो ये आएगा अंत में 128वां पद। मतलब इस टोटल इसमें कितने पद है, इस एपी में 128 पद है। कहता 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है, तो हम कहेंगे 3 अंकों वाली संख्या टोटल 128 संख्या ऐसे है जो 7 से कट जाएंगे, है ना। ये हमारे पास आंसर निकल करके आ जाएंगे, क्लियर। तो यही आंसर हो जाएंगे, ओके। तो 3 अंकों वाली संख्या जो है वो कितने 7 से विभाजित है, तो 128 को संख्या ऐसे जो 7 से कट जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, 14वां प्रश्न क्या कहता है, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। अब 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है, मतलब 4 से कटने वाली संख्या आपको ढूंढना है 10 और 250 के बीच में। तो खात पढ़ो, क्या पढ़ोगे सर, खात पढ़ोगे, है ना। 4 से कटने, 4 दूनी 8, 10 से लिया है, 10 और 250 के बीच में होना चाहिए। तो पहला संख्या 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, है ना, 4 छक 24, ये आएगा डॉट 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 डॉट, है ना। ऐसे करते करते पहला, अब उसके बाद कौन होगा, है ना। तो अंतिम वाला कैसे निकालेंगे, तो 250 जो दिया है ना उसमें 4 से भाग दे दो, 4 छक 24 हो जाएगा, घटा देंगे 1, ई घटा देंगे, ये आएगा नीचे 0, 10, 4 दूना 8, घटा देंगे 2, है ना। तो यहाँ पे आया, देखो शेषफल कितना आया 2। अब जो शेषफल आया ना उसको घटा दो 250 में से, तो 248 आ जाएगा। यही अंतिम संख्या जो होता है निकालने का तरीका है। तो हमारे पास क्या होगा, अंतिम संख्या 248 होगा, जो 4 से पूर्ण रूप से कट जाएंगे, ठीक है। 4 से काट करके देखना, कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं सर, है ना। तो अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसमें पता करना कि इसमें कितने, कहता है ना कि कितने 4 के कितने गुणज, इसमें कितने गुणज, जैसे कि ये पहला गुणज, दूसरा गुणज, तीसरा गुणज, चौथा गुणज, ये कैमा गुणज, टोटल पता चल जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इसमें कितने गुणज हैं, है ना। तो उस तरीके से निकालने के लिए, जैसे कि पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ई कैमा पद नहीं पता है तो एनवा पद हो जाएंगे, ठीक है। अब एनवा पद हो गया, तो सबसे पहले प्रथम पद यानी ए बराबर कितना है 12, और सार बनता है डी बराबर कितना होगा, तो 16 में से 12 घटा देंगे तो 4 हो जाएंगे, ठीक है। तो डी का मान 4। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं सर, एन बराबर क्या होता है सूत्र, तो एन बराबर सूत्र होता है ए प्लस में एन माइनस में 1 इंटू डी, यही ना होता है। अब ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू 12 और प्लस में एन का मान कितना है सर, एन का मान नहीं, यही तो निकालना है, तो एन माइनस में 1 इंटू डी, डी का मान 4, है ना। लेकिन याद रखना कि एनवा पद कितना दे रखा है, एनवा पद 248 है, तो एनवा पद के जगह पे 248 रख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो 248 रख लिए और बराबर, देखो भाई 12 है तो 12, है ना, 4 से n में गुना करेंगे तो 4n, अब माइनस के 4 से 1 में गुना करेंगे तो 4। अब मेरे भाई देखो 248, 12 में से 4 जाएगा तो कितना होगा मेरे भाई, 12 में से 4 जाएगा तो 8 होगा, तो यहाँ पे 8 रख लो और प्लस में 4n रख लो।
अब 8n, ये देखो 248, 8n प्लस का इधर है तो माइनस के 8 हो जाएगा, है ना। अब बराबर में 4n। अब देखो 248 में 60 गया तो 240 हो जाएगा। अब बराबर में 4 हो जाएगा। अब इसको काट लो सर, 4 से काटेंगे तो 6 चौक 24, कट जाएगा ये 0, है ना। कट गया हमारे पास 60 से, तो n बराबर हमारे पास कितना हो गया 60। तो n का मान आ गया 60 सर। n का मान 60 आ गया, मतलब n के जगह पे 60 रखेंगे तो टोटल इसमें कितने पद होंगे, 60 पद होंगे। तो इस हिसाब से कह सकते हैं कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज, 60 गो ऐसी संख्या है जो 4 के गुणज है। किसके बीच में, तो 10 और 250 के बीच में। तो ये हमारे पास आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं सर। 15वां क्या कहता है सर, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों इतना और इतना की nवें पद बराबर है। मेरे भाई nवें पद बराबर है, ये तो सबसे आसान है, दोनों एपी है। क्या है, दोनों एपी है ना। तो इसको सॉल्व करना बहुत आसान है मेरे भाई, है ना। देखो n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों इतना और इतना की nवें पद बराबर है। n के किस मान के लिए हमारा पता नहीं और कह रहा है nवें पद बराबर है। तो ये पहला एपी है, आई दूसरा एपी है। तो हम लिखते हैं ये प्रथम एपी बराबर, बराबर नहीं, प्रथम एपी, और ये इधर दूसरा एपी लिखो, दूसरा एपी हमने लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत। ये पहला एपी है, दूसरा एपी। अब देखो भाई कहता है एन के किस मान के लिए दोनों एपी यानी दोनों समांतर श्रेणियां ये और ये बराबर हो, यानी एन के किस मान के लिए बराबर है। तो हम यहां पे लिखेंगे पहले एपी के लिए एनवा पद और दूसरे एपी के लिए भी एनवा पद, और दोनों कह रहे एन के किस मान के लिए, ये दोनों एपी के एनवें पद बराबर है। तो एनवें पद बराबर कर दिए हमने, है ना। अब एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस में एन माइनस में 1 इंटू डी। अब बराबर में इसका भी फॉर्मूला ए प्लस में एन माइनस में 1 इंटू डी। अब गलती से दोनों को काट मत देना, क्योंकि ये पहला एपी प्रथम एपी है, यानी ये इस एपी के लिए है और ये सूत्र इस एपी के लिए है, ठीक है। तो सबसे पहली बात है प्रथम एपी में ए देख लो सारवंत, यानी प्रथम पद कितना है प्रथम एपी में, तो प्रथम पद 63 है, तो प्रथम पद 63 रख लो, प्लस में एन माइनस में 1 इंटू डी। सारवंतर कितना होगा सर, तो 65 में से 63 घटा देंगे तो कितना होगा, 2 होगा, तो 2 रख दो बराबर में। अब ये दूसरे एपी के लिए ये वाला है, प्रथम पद इसका कितना है 3, तो 3 रख लो, प्लस में एन माइनस में 1 इंटू डी। डी हमारे पास कितना होगा, तो 10 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा सर, 10 में से 3 जाएगा तो 7 होगा, हमने रख दिया। अब यहां से क्या कर सकते हैं सर, तो देख लो ये 63 2 से n में गुना करेंगे तो 2n, अब माइनस में 2, अब बराबर में ये 3 तो 3 और प्लस में 7 से n में गुना करेंगे तो 7n, और माइनस में 7 से 1 में गुना करेंगे तो 7, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएंगे। अब n वाला एक साथ, विदाउट n वाला एक साथ, तो 2n इधर है, प्लस के 7n इधर है तो माइनस के 7n, बराबर में 3 में से 7 गया तो कितना होगा, 3 में 7 गया तो -4 रख लो। अब 63 में से 2 जाएगा तो 61, वो प्लस का 61 इधर आए तो माइनस का 61 हो जाएंगे। 2n 5n माइनस के 2n में से 7n घटेगा तो माइनस के 5n, अब बराबर में कितना होगा माइनस के 65, माइनस से माइनस कैंसिल, 13 5 65 काट दो तो n बराबर हो जाएंगे 13, ठीक है। अब n का मान 13 आ गया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत सर। अब n बराबर 13 आ गया ना, अच्छी बात है। n बराबर अगर 13 आ गया तो अच्छी बात है। तो हम कह सकते हैं ये कह रहा था n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों ये और ये के nवें पद बराबर है। तो n के किस मान के लिए, n के 13 मान के लिए दोनों एपी के nवें पद बराबर है, ठीक है। तो ऑप्शन ये हमारे पास 13 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं सर, 15 हो गया। 16वां क्या कहता है, एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है, सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। देखो हमको क्या ज्ञात करना है, एपी ज्ञात करना है। क्या कहता है, एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16, मतलब A3 बराबर है 16। आगे देख लो 16 है और सातवां पद यानी A7, सातवां पद 5वें पद से यानी A5, 5वें पद से कितना अधिक है, 12 अधिक है,
हो गया। इन दोनों से हमें क्या निकलेगा, 2 AP निकलेगा, मतलब 2 समीकरण निकलेगा, और दोनों समीकरण की मदद से A और D का मान ज्ञात हो जाएगा। हम फिर आसानी से निकाल सकते हैं इसका AP, है कि ना। देखो A3 का सूत्र क्या होगा, A प्लस में 2D बराबर में 16, ये हो जाएंगे समीकरण 1। A7 का फॉर्मूला क्या होगा, A और प्लस में 7 एक पॉइंट कम करो 6 और D से मल्टीप्लाई कर दो बराबर में A5 है, इसको तोड़ेंगे तो कितना होगा, A और प्लस में 4D और प्लस के 12। देखो यहाँ से क्या होगा सर, A से एक कैंसिल कट गया, 6D है प्लस का 4D, तो 6D और प्लस के 4D इधर माइनस के 4D हो जाएगा बराबर में 12। तो हमारे पास कितना हो जाएगा 2D बराबर में 12, काट दो, 2 छक्के 12 कट गया, तो D का मान कितना हो जाएगा 6। D का मान 6 हो गया हमारे पास। अब D का मान 6 हो गया तो D का मान समीकरण 1 में रख दो, A का मान निकल जाएगा। हम यहाँ पे लिखते हैं सर D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो A और प्लस में 2 गुने में D का मान 6 अब बराबर में 16, तो A आप बराबर में 16, देखो 6 दूना 12 प्लस के 12 पक्षांतर के तब माइनस के 12, तो A की वैल्यू हमारे पास कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। A का मान 4, D का मान 6 आ गया, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो हमारे पास ये सब आ चुके हैं सर, तो अब क्या दिक्कत है, हमको निकालना क्या है, AP ज्ञात करना है। तो AP का व्यापक रूप ज्ञात करो, AP ज्ञात कीजिए, है ना। तो AP का व्यापक रूप क्या होता है सर, वो होता है A प्लस D A प्लस में 2D, ये सब बता चुके हैं, है ना, A प्लस 3D डॉट 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 जहां तक निकाल सकते हो। A हमारे पास कितना है, A का मान 4 है तो 4 रख देंगे, हमने रख दिया सर। अब कॉमा लगाइए, A हमारे पास 4 अब प्लस में D हमारे पास कितना है, D हमारे पास 6 है तो 6 रख दो, कॉमा A हमारे पास 4 अब प्लस में 2 गुने में D के जगह पे 6 रखेंगे, कॉमा A हमारे पास 4 है अब प्लस में 3 गुने में D के जगह पे कितना रखेंगे, D के जगह पे 6 रखेंगे, डॉट डॉट डॉट। अब इसको तोड़ेंगे तो 4 कॉमा 6 4 10 कॉमा 6 दूना 12 4 16 कॉमा 6 18 18 4 22 डॉट 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 डॉट, है ना। ये हमारे पास AP ज्ञात हो गया। तो AP ज्ञात कीजिए, हमने AP ज्ञात कर दिया, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत सर। आगे बढ़ते, 16वां सॉल्व हो गया। ये देखिए 17वां क्वेश्चन, 17वां क्या कहते हैं, AP इतना, देखो 3 को 8 13 डॉट डॉट 253 है इसका अंतिम पद में, अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। मतलब इस AP में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। तो अंतिम पद क्या है 253, तो इस पद से आपको 20वां पद ज्ञात करना है। तो इस टाइप के जब भी कहें कि अंतिम पद में, अंतिम पद से आपको 20वां पद ज्ञात करने के लिए, तो इसका अगर आपको सारवंतर ज्ञात करना होगा तो कैसे ज्ञात करेंगे। तो अगर अंतिम पद से कहे 20वां पद 30वां पद ज्ञात करने के लिए, तो सारवंतर ऐसे निकालना। जनरली हम D जब निकालते थे तो हम क्या करते, आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को घटा देते थे, है ना। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ आपको 3 में से 8 को घटा देना होगा, मतलब A1 में से A2 को घटाना होगा, ठीक है। तो कितना होगा -5 होंगे, ठीक है। अब प्रथम पद कितना हो जाएगा सर, तो कहता है अंतिम पद ये है, इस पद से 20वां पद ज्ञात करना, तो ये वाला पद हो जाएगा प्रथम पद, A बराबर हो जाएगा 253, ठीक है। अब 20वां पद मतलब A20 कह रहा है ज्ञात करने के लिए, तो A20 का फॉर्मूला A प्लस में 19D होता है, हमने रख दिया। अब यहाँ से क्या करेंगे, A के जगह पे 253 रखेंगे, आप प्लस में 19 तो 19 और गुने में D के जगह पे कितना रखेंगे, D के जगह पे -5 रखेंगे, है कि नहीं। तो ये हमारे पास आ गया। अब 253 19 × 5 = 95 -95, ठीक है। अब घटा दो, 13 में से 5 गया, 8 5 13, ये बचा कितना सर, 4 बचा, हासिल लेंगे 14, 14 में से 9 9 5 14, ये आ गया, ये बचा कितना 158 आंसर, ये हमारे पास आ गया। अब कोई दिक्कत नहीं दिक्कत मेरे भाई। अब क्या करेंगे सर, आगे बढ़ेंगे तो कैमा प्रश्न 18वां प्रश्न हम सॉल्व करेंगे। 18वां प्रश्न क्या कहता है,
एपी के चौथे पद 8वें पदों का योग, या ना, एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। तो एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। तो बड़ा सिंपल है, देखिए एपी के चौथा पद, तो चौथा पद यानी A4, चौथे और 8वें पद यानी A8, इन दोनों पदों का योग कितना दे रखा है सर? 24। ये मैंने रख दिया। ये हमारे पास शर्त 1 कह सकते हो, शर्त 1 के अनुसार। तो हम इसको पहले सॉल्व करेंगे। 24 है, यहां तक पहले सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? A4 का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस में 3D, अब प्लस में A8 का फॉर्मूला A प्लस में 7D, अब बराबर में 24, है ना। A और A जोड़ेंगे तो 2A, अब प्लस में 3D और 10D जोड़ेंगे तो कितना? 3D और 7D, तो हम जोड़ेंगे 10D हो जाएगा, बराबर में 24। इसमें 2 कॉमन ले सकते, 2 कॉमन लेंगे तो A और प्लस में 5D बराबर में 24 हो जाएंगे। अब इसको काट सकते हैं सर, 12 दूना 24 कट गया, तो A प्लस में 5D बराबर में 12 होगा। ये समीकरण 1, ठीक है। अब यहां से सॉल्व करेंगे। आगे देखो, शर्त 2 के अनुसार चलते हैं। शर्त 2 क्या कहता है? छठे और 10वें पदों का योग 44 है। छठा पद यानी A6 और प्लस में 10वां पद यानी A10, इसका योग है 44, है ना। A6 का फॉर्मूला A प्लस में 5D, अब प्लस में A10 का फॉर्मूला A प्लस के 9D बराबर में 44, है ना। अब देखो A जोड़ेंगे तो 2 गो A हो जाएगा, तो 2 गो A और प्लस में 9 5 14D बराबर में 44। इसमें कॉमन 2 कॉमन हो जाएंगे तो A और प्लस में 7D हो जाएंगे, बराबर में 44। ये आपको कॉमन लेने आना चाहिए, ठीक है। इसको काटो तो 22 दूना 44 कट गया, तो A प्लस में 7D बराबर में हो जाएंगे 22, ठीक है। ये हो जाएंगे समीकरण 2, है ना। तो ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2 हुआ, ठीक है। तो समीकरण 1 एवं समीकरण 2 की मदद से आप किसका मान निकाल सकते हैं? A का मान निकाल सकते हैं और D का मान निकाल सकते हैं। जब A और D ज्ञात हो जाएगा तो आप क्या करना, इसका व्यापक कहता है क्या? AP के कितने पद ज्ञात करने के लिए? AP के प्रथम 3 पद ज्ञात करने के लिए। तो प्रथम 3 पद ज्ञात करने के लिए आपको AP का व्यापक रूप लिखना होगा। तो ये हो जाएगा A, A प्लस में D, A प्लस में 2D, ये AP का व्यापक रूप है, डॉट डॉट। तो 3 पद यहां से आ जाएंगे, तो A निकाल लो और D ज्ञात कर लो। इस समीकरण 1 और 2 की मदद से A और D का मान निकलेगा, फिर इसमें पुट कर देना, 3 पद आ जाएंगे। तो इसके बाद ये जहां तक हुआ, इसके बाद होमवर्क, ठीक है। आप लोग कमेंट करना। अब रहा 19, क्या 19 और रहा 20, ये दोनों क्वेश्चन हमने सॉल्व कर रखा है। पुरानी वाली वीडियो में देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से आप लोग जा करके देख सकते हैं, है ना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक देखो ज़्यादा टाइम पास करने से फ़ायदा नहीं है। ये सब क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, वैसे आप हमारी पुरानी वाली वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।